एवरीवन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा जो कि हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से है। और इस वीडियो में आगे मैं डिस्कस करूंगा थायरिस्टर के बारे में, और थायरिस्टर को थोड़ा मैं डीपली आपको समझाऊंगा क्या इसका काम होता है और ये इतना पॉपुलर क्यों है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, और आज के डेट में इसका इतना ज़्यादा यूज़ क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है और इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। देखिए, मान लीजिए हम लोग ने जो बिजली जनरेट किया है यहाँ पे, ये हमारा 11 kV है, और ये आपको पता है कि ये हमेशा हम लोग का एसी फॉर्म में होता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा करके हम लोग इसको स्टेप अप नहीं तो स्टेप डाउन करते हैं, ठीक है। यानी डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसफार्मर लगा करके एसी को हम लोग इजिली स्टेप अप नहीं तो स्टेप डाउन करते हैं। लेकिन जब हमारा सिचुएशन आता है डीसी का, यानी डायरेक्ट करंट के केस में, तो हमारे पास कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जो डीसी को इजिली स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, और आपको ये पता होगा कि ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोग कभी भी डीसी सप्लाई नहीं देते हैं। अगर देंगे तो वहाँ पे d∅dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं चेंज होगा, तो फिर वो हमारा जल जाएगा। तो इस बेसिस में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो है हम लोग कन्वर्जन पढ़ते हैं, यानी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली हमारा क्या करता है, एनर्जी को कन्वर्ट करता है। या तो एसी को डीसी में कर देगा, या तो फिर डीसी को एसी में कर देगा, ठीक है। उसके बाद फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कर देगा, जैसे हमारा चॉपर करता है। उसके बाद फिर फिक्स्ड एसी को वेरिएबल एसी में, नहीं तो फिर फ्रीक्वेंसी को फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो भी हम लोग बिजली जनरेट किए, जो हम लोग के घर तक आया, मान लीजिए हमारे घर में 220 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए क्या करेंगे, या तो फिर इसको हीट में कन्वर्ट करेंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग हीट में कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो फिर लाइट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद और भी ऑप्शन जैसे साउंड हो गया या फिर मोशन हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कोई ना कोई डिवाइस यूज करेंगे। तो उस डिवाइस को यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्किट क्रिएट करेंगे, ठीक है। यानी सर्किट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ यूजिंग आर हो गया, एल हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो ये जितना भी मेथड होता है एनर्जी को एक फॉर्म में अदर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, यानी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो उस सब सिस्टम को हम लोग बोलते हैं पावर सिस्टम, यानी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और इस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सारा जो भी है सिर्फ हम लोग कन्वर्जन करते हैं, या फिर जो भी कहिए सर्किट की मदद से हम लोग इसको यूज करते हैं। अब देखिए इसका एप्लीकेशन क्या होता है, यानी कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन जो है ये है होम एप्लियंस, ठीक है, यानी हाउस होल्ड एप्लियंस। जैसे घर में हम लोग यूज करते हैं, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, तो वो सब क्या होता है, हमारा कंट्रोल होता है। यानी उसको हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, यानी बटन दबाएंगे तो क्या होगा, ऑन हो जाएगा। एक तरह से टीवी के अंदर मान लीजिए हमारा जैसे घर में तो 220 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो टीवी जो भी हो गया, जैसे पहले के डेट में जो वैक्यूम ट्यूब वाला टीवी होता था, जिसे हम लोग डब्बा वाला टीवी बोलते हैं, तो उसमें क्या होता था, उस पिक्चर ट्यूब को ऑन होने के लिए काफी हाई वोल्टेज चाहिए होता है, यानी 1000 से भी ज्यादा वोल्टेज चाहिए होता है उसको ऑन होने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अंदर में एक किट लगाते हैं, उसकी मदद से हम लोग 220 वोल्ट को क्या करते हैं, कन्वर्ट करके 1000 वोल्ट तक उसको कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद फिर पिक्चर ट्यूब के अंदर डालते हैं और हमारा पिक्चर ट्यूब ऑन होता है, ठीक है। तो एक तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद जैसे हमारे घर में CFL है, CFL बल्ब क्या होता है, CFL में भी आप खोल के देखिएगा तो उसके अंदर हमारा क्या होता है, किट होता है, ठीक है। और ये किट क्या करता है, उसके अंदर काफी हाई वोल्टेज जनरेट करता है, जिसके कारण हमारा वहां पे क्या होता है, ब्लास्ट होता है, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बैलेस्ट भी बोलते हैं, जिसके कारण हमारा CFL जो होता है जलने लगता है। तो ये सब जितना भी कन्वर्जन होता है, यहाँ पे हम लोग CFL के अंदर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये सब जितना भी काम है सब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है। और भी जैसे घर में फ्रिज है, उसके अंदर जो भी मोटर सब लगा हुआ, रिले लगा हुआ, यानी वोल्टेज अप डाउन होगा तो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा। तो ये सब जितना भी है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। अब देखिए यहाँ पे पावर सप्लाई में देखिए, जैसे कंप्यूटर के अंदर यूपीएस होता है, यूपीएस का भी वही काम है। यूपीएस जो भी कंट्रोल हो रहा है अंदर में, वो हमारा क्या हो रहा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से हो रहा है। कैसे हो रहा है, जैसे मान लीजिए अभी लाइट आया हुआ है, यानी बैकअप, यानी आपका जो यूपीएस है वो बिजली से चल रहा है, लेकिन जैसे ही लाइट कटता है तो क्या हो जाता है, अपने ट्रिप होकर के बैटरी बैकअप पे आ जाता है, ठीक है। तो ये सब भी क्या है, हमारा एक तरह से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है।
उसके बाद स्विच हो गया, स्विच में क्या हो गया, जैसे एसएमपीएस हो गया, स्विच मीन मोड, पावर सप्लाई, ये सब जो भी कंप्यूटर सब में यूज़ करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, उसमें पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है कहानी है उसका। फिर एरोस्पेस सिस्टम जैसे एयरक्राफ्ट हो गया, एयरक्राफ्ट में भी जितना भी हम लोग के सब यूज़ करते हैं, फिर सर्किट ये सब यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब जितना भी है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है, ठीक है। उसी तरह हमारे कम्युनिकेशन में आइए, कम्युनिकेशन में जितना भी आज के डेट में मोबाइल से या फिर जो भी बात हो रहा है, कॉलिंग ये सब हो रहा है, फिर हम लोग इंटरनेट ये सब यूज़ कर रहे हैं, वो सब जितना भी है सब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में देखिए, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में सबसे पहले लोकोमोटिव लेके चलते हैं, यानी इंडियन रेलवे। तो वहाँ पे भी जितना भी कंट्रोल हो रहा है, यानी वहाँ पे जब जाइएगा आप मैनेजर के पास, यानी जो स्टेशन मास्टर होता है, वहाँ पे देखिएगा पैनल बोर्ड बहुत बड़ा बड़ा लगा रहता है, जिसके पास पूरा कंट्रोल होता है कि ये ट्रेन यहाँ से आ रहा है, ये इस पटरी पे जाएगा, ये इस पटरी पे जाएगा। तो सब जितना भी करते हैं हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से ही करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री में भी देख लीजिए, इंडस्ट्री में भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मोटर है, ठीक है। तो मोटर को स्टार्ट करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए हम लोग स्टार्टर यूज़ करते हैं। उसके बाद और भी वहाँ पे जैसे फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करना है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो ये सब जितना भी होता है सब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से होता है आज की डेट में, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली जितना भी काम होता है, यानी जितना भी वर्क होता है, ये हमेशा हाई वोल्टेज पे होता है, ठीक है। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो 3-4 डिवाइस है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, उसको देखते हैं। सबसे पहला जो डिवाइस है ये हमारा डायोड है, सिंपल डायोड, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत सारा इसका फैमिली है, जैसे जीनर डायोड हो गया, स्कॉटी डायोड हो गया, फोटो डायोड हो गया, ये सब बहुत ही ज़्यादा इसमें ये है। और ये बेसिकली क्या काम करता है, एक स्विच की तरह काम करता है, ठीक है। और इसका कुछ इस तरह से डायग्राम होता है, एक टर्मिनल एनोड होता है जो कि पॉजिटिव होता है, और एक कैथोड होता है जो कि नेगेटिव होता है, ठीक है। और इसके अंदर इसके बाद देखिए हमारा जो है थायरिस्टर हो गया। थायरिस्टर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि अभी मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। उसके बाद फिर और भी हमारा ट्रांजिस्टर हो गया, मॉसफेट हो गया, इसके अंदर जितना भी फेट आता है। तो ये सब जितने भी है ये सारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से डिवाइसेस है, ठीक है। और सिलेबस के अंदर या फिर कहीं पे भी आप पढ़िएगा कॉम्पिटिशन ये सब में, तो हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना होता है। तो आज के डेट में मैं यहाँ पे थायरिस्टर को डीपली एक्सप्लेन करूंगा कि थायरिस्टर काम क्या करता है, किस तरह से वोल्टेज कंट्रोल करता है। और थायरिस्टर जो है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि थायरिस्टर क्या है हमारा, तो थायरिस्टर बेसिकली जो है हमारा एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है, यानी ये वोल्टेज को कंट्रोल करता है। ट्रांजिस्टर के बारे में पूछेगा तो ट्रांजिस्टर जो है बेसिकली हमारा एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है। और अगर आपसे कोई एप्लीकेशन पूछता है ट्रांजिस्टर का, तो इसको हम लोग बेसिकली स्विच की तरह यूज करते हैं, ठीक है। और एम्पलीफिकेशन में यूज करते हैं, यानी एम्पलीफिकेशन कहने का मतलब, मान लीजिए हमारा एक सिग्नल है, ये मान लीजिए हमारा एक सिग्नल है, ठीक है, जिसका स्ट्रेंथ बहुत ही वीक है, यानी बहुत ही कम है, ठीक है, यानी इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, यानी पीक वैल्यू बहुत कम है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसको स्ट्रांग बनाएं, इसका स्ट्रेंथ जो है बढ़ा दें। तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एम्पलीफिकेशन यूज करते हैं। और एम्पलीफिकेशन जैसे ही हम लोग करेंगे तो ये जो वीक सिग्नल है ये काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से हाई हो जाएगा। और एम्पलीफायर आप नाम सुने होंगे, जो भी म्यूजिक सिस्टम जो भी शौकीन होंगे म्यूजिक के सबका, उसमें एम्पलीफायर क्या काम करता है, जैसे मान लीजिए आपके पास जो मोबाइल है, ठीक है, अगर आप मोबाइल से यहाँ पे जैक लगा करके, यानी 3.5 जो जैक देता है, इसको आप कनेक्ट कीजिएगा होम थिएटर से, तो होम थिएटर काफ़ी लाउड स्पीड में नहीं चलेगा, ठीक है, यानी इसका जो आउटपुट मिलेगा वो स्पीड नहीं होता, यानी हाई वॉल्यूम का आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मोबाइल का जो एम्पलीफिकेशन है, यानी एम्पलीफायर है, वो काफ़ी लो होता है। लेकिन वही होम थिएटर को अगर आप डेस्कटॉप में या फिर लैपटॉप में कनेक्ट करके आप चलाते हैं, तो कंप्यूटर ये सब का जो एम्पलीफायर होता है काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी हाई रेंज का होता है। तो उस पे क्या होगा, अगर आप वॉल्यूम को फुल कर दीजिएगा तो आउटपुट में जो आपको वॉल्यूम मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई मिलेगा एज कम्पेयर टू जो आपको आउटपुट मोबाइल से मिल रहा था, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे इस तरह से हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ से समझ सकते हैं एम्पलीफिकेशन क्या होता है। उसके बाद देखिए डायोड बेसिकली हमारा दो काम करता है, एक तो स्विच की तरह काम करता है, अभी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे काम करता है। उसके बाद एक और काम करता है ये रेक्टिफिकेशन का, यानी रेक्टिफायर की तरह काम करता है। रेक्टिफायर कहने का मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन दे देता हूँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, और आप इस वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा कि एक्चुअली क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का डेफिनेशन दिया हुआ है इस वीडियो के अंदर, आप इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा, जो भी मैंने बताया वही सब है इसमें लिखा हुआ। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ थायरिस्टर, ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आपको काफ़ी ध्यान से समझना होगा इसे। देखिए ये जो सिंबल दिया हुआ है ये हमारा है थायरिस्टर, ठीक है।
और थायरिस्टर जैसा मैंने बताया कि ये क्या करता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, यानी वोल्टेज को कंट्रोल करता है। अब देखें यहाँ से मैं आपको कंपेयर करता हूँ कि डायोड और थायरिस्टर में क्या अंतर होता है। देखिए डायोड का सिंबल भी मैच करता है इसी तरह, लेकिन यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ। ये हमारा एक ट्रायंगल होता है, ठीक है, और ये होता है हमारा डायोड, यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया एनोड और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो गया कैथोड, ठीक है। अब देखिए डायोड क्या काम करता है, ये सिर्फ फॉरवर्ड बाइस में ही काम करेगा, ठीक है। ये सिंपल डायोड को लेकर के चल रहा हूं मैं। फॉरवर्ड बाइस का मतलब होता है पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड बाइस। रिवर्स बाइस जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव से, ठीक है, और नेगेटिव को कर देंगे हम लोग पॉजिटिव से, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स बाइस, ठीक है। ये सब बेसिक है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे देखिए डायोड बेसिकली हमारा हमेशा फॉरवर्ड बाइस में ही काम करता है, और इसको जब हम लोग रेक्टिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, यानी रेक्टिफिकेशन कहने का मतलब एसी को कन्वर्ट कर रहे हैं डीसी में, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये मान लीजिए हमारा एक डायोड है, ठीक है, जो कि सर्किट में लगा हुआ है फॉरवर्ड बाइस में, यानी ये पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है, ठीक है। ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, और यहाँ से हम लोग जो सप्लाई दे रहे हैं ये हमारा है वीएम, यहाँ पे एसी है तो मैं एसी का सिंबल दे देता हूँ, वीएम साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, तो इनपुट में हम लोग क्या दे रहे हैं, एसी सिग्नल दे रहे हैं, यानी कुछ इस तरह से दे रहे हैं। तो देखिए अब ये रेक्टिफिकेशन यानी आउटपुट में हम लोग कैसे ये डीसी कन्वर्ट करके देगा हम लोग, यानी एसी को कैसे ये डीसी में कन्वर्ट करता है। देखिए ये हमारा इनपुट था, अब जैसे ही आउटपुट ले रहे हैं तो देखिए ये पहला क्या है, हमारा हाफ पॉजिटिव साइकिल है। हाफ पॉजिटिव साइकिल मतलब ये जो सर्किट है हमारा, ये क्या है, एक तरह से फॉरवर्ड बाइस में, यानी पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से कनेक्ट है और नेगेटिव टर्मिनल कैथोड से कनेक्ट है। तो ये पूरा का पूरा जो है हमारा क्या मिलेगा, आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ से देखिए मैं ग्राफ से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा आउटपुट, ठीक है, यानी जो इनपुट था वही हम लोग को आउटपुट मिल गया। अब देखिए जैसे ही हाफ नेगेटिव जा रहा है यहाँ से, तो ये हाफ नेगेटिव क्या होगा, ये जस्ट इसका पोलरिटी चेंज हो जाएगा, यानी ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा और इधर वाला हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया कि ये सिचुएशन क्या हो गया, रिवर्स बाइस में। तो रिवर्स बाइस में हमारा सिंपल डायोड काम नहीं करता है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये एम्प्टी हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम लोग को कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डायोड है ये काम करेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि करंट हमारा रिवर्स यानी इस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है। और आपको याद करने का एक सिंपल तरीका देता हूँ, जैसे ये मान लीजिए हमारा डायोड है, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन आता है बीच में, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। देखिए यहाँ से यानी ए से के की तरफ जाएगा, यानी कैथोड की तरफ जाएगा, तो हमारा करंट फ्लो होगा, ठीक है, यानी फॉरवर्ड बाइस में है। लेकिन अगर आप सोचिएगा कि हमारा करंट जो है यानी हम इधर से चले जाएं, तो इधर से आप नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए दीवार है, ठीक है, ये लाइन कुछ नहीं, एक तरह से दीवार समझ के चलिए, ठीक है। तो आपके पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि आप दीवार तोड़ के उस साइड चले जाइएगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डायोड कुछ इसी तरह से काम करता है। तो यहाँ पे देखिए इतना दूर जो होगा क्या हो गया, हमारा रिवर्स बाइस में हो गया। तो रिवर्स बाइस में यहाँ तक हमारा आउटपुट 0 मिला, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे हमारा हाफ साइकिल फिर से पॉजिटिव आया, तो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या मिलेगा, हाफ पॉजिटिव मिल जाएगा, यानी जो था वो मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर से ये आगे बढ़ेगा कुछ इस तरह से, तो यहाँ से यहाँ गैपिंग हो जाएगा, उसका कुछ देर बाद फिर से यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, फिर आगे गैपिंग होगा, फिर आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, यानी ये हमारा सिर्फ हाफ वेव को ही रेक्टिफायर करके दे रहा है, यानी एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है सिर्फ हाफ साइकिल को, ठीक है। तो इस डायोड में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हम लोग इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कहने का मतलब, जो हमारा इनपुट था, मान लीजिए इनपुट में हमारा 220 वोल्टेज था, ठीक है, तो यही चीज हम लोग को आउटपुट में भी मिल रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पे हम लोग कोई भी चीज कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग थायरिस्टर यूज करते हैं, तो थायरिस्टर में हम लोग बेसिकली कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने का मतलब, कहने का मतलब, जैसे यहाँ पे समझिए इस ग्राफ को एक और, ये मान लीजिए हमारा इनपुट था, ठीक है, और यहाँ से हम लोग ले रहे हैं, ये मान लीजिए इनपुट है और यहाँ से ले रहे हैं हम लोग आउटपुट, ठीक है, ये हमारा आउटपुट का ग्राफ है। यहाँ पे इसमें क्या है कि
अगर हमारा हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है तो इसमें हम लोग फायरिंग एंगल एक आता है, आगे मैं बताऊंगा आपको टर्म, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी वोल्टेज अगर हम लोग को यहाँ से चाहिए होगा, यहाँ से चाहिए होगा, यानी किसी भी पॉइंट से ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमारा जो फायरिंग एंगल है ये 45 है, ठीक है, 45 डिग्री है, तो यहाँ से चलेगा, ठीक है, यानी ये पूरा का पूरा हम लोग को जो आउटपुट में मिलेगा सिर्फ ये मिलेगा, ठीक है, यानी इतना ही दूर तक का, यानी ये पूरा इधर वाला जो सिस्टम है ये हमारा गायब हो जाएगा, ठीक है, यानी इतना जो है ये हमारा नहीं मिलेगा, सिर्फ यही मिलेगा जो यहाँ पे मैंने ग्रीन से दिखाया है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग कंट्रोल करते हैं रेक्टिफायर की ये थायरिस्टर की मदद से, लेकिन डायोड में ऐसा ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए थायरिस्टर हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो आउटपुट मिले वो कंट्रोल मिले, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं थायरिस्टर पे और उसको थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए, थायरिस्टर जो है बेसिकली हमारा 3 टर्मिनल डिवाइस है। पहला टर्मिनल हो गया इसका एनोड, ठीक है, दूसरा है हमारा कैथोड और लास्ट जो है हमारा गेट, ठीक है। और गेट की मदद से ही हम लोग कंट्रोल करते हैं वोल्टेज को, जो कि अभी मैंने ग्राफ से समझाया आपको और मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा 4 लेयर होता है, ठीक है, 4 लेयर कुछ इस तरह से होता है। ये मान लीजिए पहला है, दूसरा है और ये तीसरा है, ठीक है। और ये होगा PN, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा एनोड, यहाँ पे होता है कैथोड और इस पॉइंट पे होता है हमारा गेट, ठीक है। अब देखिए इसमें कनेक्शन कैसे करते हैं। एनोड को हम लोग हमेशा फॉरवर्ड बाइस में रखते हैं, यानी ये हमेशा पॉजिटिव होगा और ये हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है, यानी ये हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा और ये हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। और जो गेट है, गेट को हम लोग फॉरवर्ड पॉजिटिव रखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, यानी यहाँ पे जो होगा ये हमारा प्लस होगा। अब देखिए इसके अंदर होता क्या, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, नहीं तो ऐसा आप लोगों को पता होगा या फिर बुक में भी ये दिया होगा थ्योरी, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे समझिए। देखिए जब हम लोग गेट पे कोई भी सप्लाई नहीं दे रहे, यानी गेट हमारा क्या है, गेट पे जो वोल्टेज है फिर करंट है उसका वैल्यू 0 है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या है, हमारा एनोड और कैथोड पे जो है सप्लाई दे रहे हैं, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, यानी इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से। यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, तो रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है, ये दोनों कनेक्ट है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ पे देखिए हमारा 3 जंक्शन है। 3 जंक्शन कहने का मतलब यहाँ पे ये पहला जंक्शन हुआ J1, दूसरा जंक्शन हुआ J2 और ये तीसरा जंक्शन हुआ J3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जंक्शन यानी J1 और J3 जो जंक्शन है हमारा, ये क्या होता है, हमारा फॉरवर्ड बाइस में है, ठीक है, लेकिन J2 जो है हमारा रिवर्स बाइस में। रिवर्स बाइस में कैसे है, क्योंकि यहाँ से हम लोग गेट टर्मिनल से हम लोग कोई भी सप्लाई दे ही नहीं रहे, ठीक है। तो ये J1 एंड J3 जो है हमारा इस सिचुएशन में फॉरवर्ड बाइस है, ठीक है, लेकिन बीच में हमारा क्या है, ये गैपिंग आ रहा है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट के कारण क्या होगा, यहाँ पे डिप्लेशन लेयर बनता है, ठीक है। डिप्लेशन लेयर कहने का मतलब जो आप PN जंक्शन पढ़िएगा तो यहाँ पे ये बैरियर बनता है, ये मान लीजिए P है, ये N है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक तरह से जंक्शन बनता है, यानी जब तक आप यहाँ से ब्रेक डाउन होने के लिए वोल्टेज नहीं दीजिएगा तब तक ये ब्रेक नहीं करेगा, यानी यहाँ से करंट पास नहीं होगा। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी एक तरह से यहाँ पे बैरियर बन गया है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हम लोग गेट पे सप्लाई देते हैं, ठीक है, और गेट पे जैसे ही सप्लाई देंगे तो इसका कुछ वोल्टेज होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 1 वोल्ट दे दिए 2 वोल्ट दे दिए ऑन हो जाएगा, ठीक है, उसका अपना एक एप्रोप्रिएट वोल्टेज होता है। जैसे ही उस वोल्टेज पे आप सप्लाई दीजिएगा इस गेट पे, तो ये क्या होता है, हमारा कंडक्ट करने लगेगा, ठीक है, यानी यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर है ये ब्रेक डाउन हो जाता है यहाँ से, यानी एनोड और कैथोड के बीच में हमारा कंडक्शन होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आता है हमारा फायरिंग एंगल, ठीक है। फायरिंग एंगल को बेसिकली हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से, और ये फायरिंग एंगल कुछ नहीं है, इसको थोड़ा मैं डेफिनेशन से आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे फायरिंग एंगल का डेफिनेशन दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ग्राफ से समझाता हूँ। देखिए ये मान लीजिए हमारा एक इनपुट सिग्नल है, साइनोसोडियल वेव फॉर्म, ठीक है, और हम लोग बेसिकली थायरिस्टर इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा आउटपुट कंट्रोल मिले, यानी हम लोग उसको कंट्रोल कर सकें। तो देखिए फायरिंग एंगल बेसिकली हमारा एक ऐसा एंगल होता है जहाँ पे सेलेक्टेड पॉइंट, यानी यहाँ पे देखिए एंगल बन रहा है, नहीं 0 से लेके पाई तक का एंगल है, नहीं 180 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, नहीं फायरिंग एंगल क्या कहता है कि आपको जिस एंगल से आउटपुट चाहिए, यानी जिस डिग्री से एंगल चाहिए उस डिग्री को सेट कर लीजिए, उसके बाद से आपको आउटपुट मिलेगा। कहने का मतलब अगर मान लीजिए मेरा यहाँ पे ये 45 डिग्री जो है मेरा फायरिंग एंगल है, ठीक है, तो जो हम लोग को आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगा, यहाँ से अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींचूं, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आएगा यहाँ पे, तो हम लोग को जो आउटपुट मिलेगा बस यहीं से मिलेगा,
ठीक है। यानी इधर वाला जो ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ से 0 से लेके ये वाला पॉइंट, ये हम लोग को आउटपुट में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फायरिंग एंगल बस समझिए वही पॉइंट होता है जहां से हम लोग को आउटपुट में वोल्टेज या फिर करंट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, अ फायरिंग एंगल इज द एंगल एट विच द पल्स आर गिवन टू द गेट टर्मिनल ऑफ थायरिस्टर विच मेक इट टू कंडक्ट, ठीक है, यानी जहां से हमारा थायरिस्टर कंडक्ट करता है। तो ये था फायरिंग एंगल, और आपको थोड़ा बहुत पता होगा क्योंकि ये काफ़ी बेसिक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ समझते हैं थायरिस्टर किस तरह से काम करता है, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा हाफ वेव, फुल वेव जो भी कंट्रोल कैसे होता है। उसके बाद एवरेज वैल्यू यानी वी एवरेज, आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो सारा चीज़ मैं इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए किस तरह से ग्राफ समझते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा थायरिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, और ये हमारा जो है करंट है, ठीक है, यानी थायरिस्टर करंट हो गया, और यहाँ पे एनोड और कैथोड के बीच में जो वोल्टेज है यानी सप्लाई वोल्टेज जो दे रहे हैं वो है। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं, ये सबसे पहला है फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है, या फिर ब्रेक ओवर वोल्टेज, और दूसरा है हमारा यहाँ पे रिवर्स ब्रेकडाउन या फिर रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज। ये देखिए, ये समझते हैं ये क्या होता है। देखिए जब हमारा थायरिस्टर का जो टर्मिनल है, ये मान लीजिए 4 लेयर हो गया, यहाँ पे ये एनोड है और ये कैथोड है हमारा, ठीक है। जब हमारा एनोड यानी एनोड टर्मिनल जो है पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड टर्मिनल जो है हमारा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे हमारा जो ब्रेकडाउन होगा ये होता है हमारा फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है, यानी ये वाला पार्ट हुआ हमारा। लेकिन अगर यहाँ पे कनेक्शन जस्ट चेंज हो जाएगा, यानी अगर हमारा थायरिस्टर जो है ये एनोड टर्मिनल जो है ये नेगेटिव से और कैथोड टर्मिनल जो है हमारा ये पॉजिटिव से होगा, तो यहाँ पे जो होता है ये रिवर्स ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक को 2 पार्ट में दिखाया गया है, ये ऊपर वाला फॉरवर्ड ब्रेकडाउन है और नीचे वाला जो है रिवर्स ब्रेकडाउन है, ठीक है। अब देखिए जैसा मैंने बताया था कि इस थायरिस्टर को ऑन करने के लिए हम लोग गेट में क्या देते हैं, सप्लाई करते हैं, यानी गेट में कुछ ना कुछ करंट देंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये हमारा लीकेज करंट है, ठीक है, यानी जब हमारे गेट के अंदर कोई भी या फिर जो वोल्टेज दे रहे हैं वो बहुत ही कम है, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आएगा जैसे हम लोग गेट का यानी आईजी, यहाँ पे आईजी का मतलब है गेट करंट, ठीक है, गेट करंट अगर हम लोग ज्यादा देंगे, ठीक है, तो एक टर्म आएगा कि ये ग्राफ यहाँ से कुछ इस तरह से होते होते यहाँ से क्या होगा, सडनली यहाँ पे करंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ इस पॉइंट से जो है हमारा कंडक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है, यानी यहाँ से हमारा थायरिस्टर कंडक्ट करने लग गया। तो जिस पॉइंट से थायरिस्टर हमारा कंडक्ट करता है, यानी जहां से वो स्टार्ट होता है यानी ऑन हो जाता है, उस करंट को बोलते हैं हम लोग लैचिंग करंट, ठीक है। लैचिंग करंट को अगर डिफाइन करना हो तो इसको कहते हैं द मिनिमम करंट एट विच थायरिस्टर स्टार्ट कंडक्शन, ठीक है, द मिनिमम करंट एट विच थायरिस्टर स्टार्ट कंडक्ट, ठीक है, या फिर यहाँ पे लिख दीजिए ऑन होगा, यानी आईएल पे यानी लैचिंग करंट पे हमारा थायरिस्टर ऑन हो जाता है, सिंपली आप इस तरह से याद रखिए। अब देखिए दूसरा पॉइंट है, ये है होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट क्या होता है, होल्डिंग करंट हमारा एक ऐसा मिनिमम करंट है जिसपे थायरिस्टर जो है ऑन रहता है, ठीक है, यानी ऑन रहेगा, वो मिनिमम करंट है, अगर उससे नीचे आइएगा तो हमारा थायरिस्टर फिर से क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब अगर मान लीजिए हमारा होल्डिंग करंट अगर 5 एम्पियर है, ठीक है, तो अगर हम लोग इससे कम का करंट देंगे, यानी मान लीजिए 4 एम्पियर देंगे, तो हमारा यहाँ पे थायरिस्टर बंद हो जाएगा, ठीक है। 3 एम्पियर भी रहेगा फिर भी बंद हो जाएगा, अगर 4.5 भी रहेगा फिर भी बंद हो जाएगा, यानी 5 एम्पियर हमारा मिनिमम करंट हो गया थायरिस्टर को कंडक्शन मोड में रहने के लिए, यानी ये 5 एम्पियर तक के करंट तक ही ये ऑन रहेगा, उससे कम अगर कम करंट मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अब देखें यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो होल्डिंग करंट है हमारा, ठीक है, ये हमेशा छोटा होता है लैचिंग करंट से, यानी लैचिंग करंट हमारा हमेशा बड़ा होता है होल्डिंग करंट से, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि लैचिंग करंट पे हमारा थायरिस्टर ऑन होता है, यानी यहाँ से हमारा कंडक्शन स्टार्ट होता है, यानी एनोड से कैथोड तक का। लेकिन होल्डिंग करंट जो है हमारा मिनिमम करंट होता है जिस पर थायरिस्टर ऑन होता है। तो सिंपल सी बात है, हमारा आईएल जो होगा हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि आईएल पे हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आईएल अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 एम्पियर है, ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेके चल रहा है, आईएल अगर हमारा 5 एम्पियर है, यानी 5 एम्पियर सप्लाई दे रहे हैं गेट पे, तो हमारा थायरिस्टर ऑन हो रहा है। लेकिन होल्डिंग करंट अभी मैंने बताया कि होल्डिंग करंट एक मिनिमम करंट है जिसपे
हमारा जो है थायरिस्टर ऑफ हो जाता है, यानी ऑन पोजीशन पे रहता है। ठीक है, तो अगर हम लोग 5 एम्पियर देंगे यहाँ पे तो 5 एम्पियर तक तो ये ऑन ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इससे अगर थोड़ा सा भी नीचे दे देंगे तो हमारा थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे हमारा यही ग्राफ है। ठीक है, अगर फॉरवर्ड ब्रेकडाउन, यानी हमेशा फॉरवर्ड ब्रेकडाउन में ही होता है, यहाँ से कुछ हमारा लीकेज वोल्टेज या फिर लीकेज करंट रिलीज हो रहा है, लेकिन जैसे हम लोग गेट टर्मिनल पे सप्लाई देंगे तो हमारा कुछ देर के बाद यहाँ से क्या होगा, कंडक्शन स्टार्ट होगा और सीधे कंडक्शन स्टार्ट हो गया, यानी हमारा करंट का वैल्यू हाई रेट में फ्लो होने लग गया। ठीक है, तो ये हमारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक था थायरिस्टर का। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे सर्किट से। और भी थायरिस्टर में बहुत कुछ है, जैसे ट्रिगरिंग थायरिस्टर का, जैसे थायरिस्टर को हम लोग किस तरह से ऑन करते हैं। तो पहला मेथड हो गया हमारा गेट ट्रिगरिंग, यानी गेट के थ्रू हम लोग सप्लाई दे करके ऑन करते हैं। और ये गेट वाला जो है, यानी गेट के थ्रू सप्लाई दे करके थायरिस्टर को ऑन करने वाला, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादातर इसी को यूज़ करते हैं। और भी होता है dV/dt हो गया, लाइट ट्रिगरिंग हो गया, टेम्परेचर ट्रिगरिंग हो गया, फिर वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग हो गया। तो ये सब हमारा क्या है, ऑन करने का थायरिस्टर का मेथड है। उसके बाद फिर थायरिस्टर हमारा क्या है, हाई वोल्टेज ऑपरेशन पे काम करता है। तो सिंपल सी बात है, हाई वोल्टेज पे ऑपरेट करेगा तो उसके लिए हम लोग प्रोटेक्शन भी करेंगे। तो प्रोटेक्शन करने के लिए भी इसमें भी बहुत सारा पॉइंट होता है। प्रोटेक्शन के लिए जैसे हमारा dI/dt हो गया, ठीक है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, अगर वो ऐसा आएगा अचानक से करंट इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है बार बार, तो उसके लिए क्या होगा, हमारा थायरिस्टर खराब हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, dI/dt हम लोग प्रोटेक्शन यूज करते हैं, यानी एक इंडक्टर लगा देंगे थायरिस्टर के बगल में। ठीक है, उसके बाद फिर dV/dt से प्रोटेक्ट करेंगे, यानी वोल्टेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज अगर आ रहा है सर्किट के अंदर तो वो भी क्या हमारे लिए हानिकारक है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्नबर सर्किट यूज करेंगे, नहीं तो फिर एक कैपेसिटर यूज करते हैं। ठीक है, स्नबर सर्किट हमारा कुछ नहीं, एक रजिस्टर है। ठीक है, वेरिएबल रजिस्टर लगाते हैं, एक कैपेसिटर होता है हमारा। तो ये सब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, जो मेन काम होता है थायरिस्टर का उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें और भी है, जैसे गेट प्रोटेक्शन हो गया और वोल्टेज प्रोटेक्शन हो गया, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला है हमारा यहाँ पे सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आर लोड। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। कंट्रोल रेक्टिफायर का मतलब हम लोग आउटपुट जो ले रहे हैं ये हमारा क्या कंट्रोल्ड है। ठीक है, यानी जितना हम लोग को चाहिए उतना ही मिलेगा हम लोग को, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन डायोड में मैंने बताया था, जो हम लोग इनपुट देते हैं वही हम लोग को आउटपुट में मिल जाता है। तो डायोड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था, जो कि हम लोग थायरिस्टर को लगा करके उससे बचते हैं। ठीक है, नहीं। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या कर रहा है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, एक तरह से ये हमारा क्या है, रेक्टिफायर है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एवरेज वोल्टेज। ठीक है, उसके बाद आरएमएस वोल्टेज किसका, तो हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर का। ठीक है, डायोड का तो आपको पता है क्या होता है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं थायरिस्टर लगा के हम लोग किस तरह से एवरेज वोल्टेज और आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग सप्लाई दे रहे हैं साइनोसोडियल साइन वीएम साइन ओमेगा टी, यानी ये जो हमारा यहाँ पे ग्राफ है कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा लोड जो है ये क्या है, प्योर रेजिस्टिव लोड है। ठीक है, यहाँ पे मैं 2-3 लोड लेके चलूंगा, जैसे आर हो गया, प्योर रेजिस्टिव हो गया, फिर आरएल पे भी निकालते हैं। ठीक है, दोनों मैं बताऊंगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, और यहाँ पे हमारा एक थायरिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, सिंगल फेज हाफ वेव है, तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल एक थायरिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, जिसका ये एनोड टर्मिनल हो गया, ये कैथोड टर्मिनल हो गया, सॉरी यहाँ पे के होगा ये। ठीक है, कैथोड हो गया और ये हमारा गेट टर्मिनल है। ठीक है, अब देखिए एवरेज वोल्टेज निकालना है, यानी वी एवरेज। आपको पता है मैथ में एवरेज का मतलब होता है, यानी किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना होगा तो ये होता है सम ऑफ नंबर, यानी 5 नंबर का मान ली 5, 6, 7, 8 कुछ भी है तो सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो यहाँ पे भी देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से किस तरह से हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। अगर आप ये नहीं समझिएगा तो फिर आपको आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए हमारा इनपुट जो है ये इस तरह से एक वेव फॉर्म है, साइनोसोडियल वेव फॉर्म है। ठीक है, जो कि पता है आपको, ये 0 से लेकर के पाई हो गया यहाँ पे, और ये हमारा हो गया 2 पाई, यानी 0 से 2 पाई तक चलता है। अब देखिए अभी मैंने बताया था डायोड में कि इस सिचुएशन में हम लोग को क्या मिल रहा है, हाफ वेव है तो हम लोग को सिर्फ यही वाला मिलेगा। ठीक है, सिर्फ यही वाला मिलता है, यानी हाफ साइकिल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये नेगेटिव साइकिल जाएगा तो हमारा क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी ये थायरिस्टर जो कंडक्शन है रिवर्स हो जाएगा, तो उसमें हमारा क्या होगा, ब्रेकडाउन अगर नहीं होगा। तो इसका जब आउटपुट हम लोग ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ हम लोग को यही वाला साइकिल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एवरेज का मतलब हुआ
सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर यहाँ पे क्या है, 0 से लेकर के 2/π तक है। यहाँ पे मैं आपको एक मैथ से एग्जांपल बता देता हूँ तो समझ में आएगा। मान लीजिए एक क्लास है, ठीक है, जिसमें 5 बच्चे हैं, जिसका एज है, एक का 2 साल है, एक का 3 साल है, एक का 5 साल है, एक का 6 साल है और एक का 7 साल है, ठीक है। अब इससे आपको कोई बोलेगा कि इसका एवरेज निकालो, तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर, ठीक है, नहीं सम ऑफ ऑल एज, ये एज में दिया हो तो ऑल एज करेंगे, यानी 3 दूनी 5, 10, 16, 16 और 7 हमारा हो जाएगा 23, यानी 23 सम ऑफ ऑल नंबर हो गया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर हमारा यहाँ पे क्या है 5। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगा ये हमारा एवरेज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं, तो किसका एवरेज निकाल रहे हैं, तो इस वेव फॉर्म का एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए नीचे वाला पॉइंट समझते हैं। नीचे में क्या होता है हमारा टोटल नंबर। टोटल नंबर कहने का मतलब 0 से पाई तक, क्योंकि यानी 0 से 2 पाई तक, क्योंकि यहीं तक हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद हमारा क्या हो रहा है, फिर से रिपीट कर रहा है अपने आप को, तो सिर्फ यहीं तक लेके चलेंगे। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 1/2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग इनपुट क्या दे रहे हैं, Vm sin ओमेगा टी, ठीक है। और हम लोग को कहाँ से कहाँ मिलेगा, तो ये थायरिस्टर है। अगर डायोड होता तो सिंपली 0 से हम लोग इंटीग्रेट करते, 0 से लेकर के पाई तक, क्योंकि यही हम लोग को मिल रहा है, ठीक है, यानी इतना ही दूर का हम लोग को एरिया निकालना है। लेकिन यहाँ पे थायरिस्टर है तो एक तरह से कंट्रोल करेगा, तो कंट्रोल करेगा तो हमारा अभी क्या होगा, यहाँ पे कहीं पे भी एक फायरिंग एंगल होगा, यानी एक अल्फा आएगा पॉइंट, ठीक है। तो अल्फा यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं 45 डिग्री है, ठीक है। आप एडजस्ट कर सकते हैं, जितना चाहिए उतना आप ले सकते हैं। तो 45 डिग्री मान लीजिए ये आ गया। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ से कहाँ वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से 0 ना हो करके ये हो जाएगा अल्फा से लेके पाई तक, ठीक है। यानी हम लोग को इतना दूर का एरिया निकालना, इधर वाला रहेगा, सिर्फ ये वाला एरिया निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से कुछ वैल्यू निकालना होता है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कैसे मैंने किया है ये। अब देखिए एवरेज निकालते हैं एक फ्रेश पेज पे। यहाँ पे V एवरेज हो जाएगा इक्वल टू, फिर से मैं यहाँ पे समझा देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो। ये हमारा इनपुट है, ठीक है, और ये कंडक्ट कर रहा है 0 से 2 पाई। इसके आगे हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि हमारा फिर से क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है साइकिल। तो यहाँ से एवरेज का मतलब हुआ जहां तक हमारा साइकिल है, ठीक है। तो ये पूरा साइकिल क्या है, 0 से 2 पाई तक, तो सिंपली हम लोग 1/2 पाई लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद कहाँ तक का एरिया निकालना है, यानी कहाँ तक का हम लोग को साइकिल मिलेगा, तो सिंपल सी बात है यहाँ तक मिलेगा, यानी ये पूरा हाफ वेव मिलेगा। लेकिन ये हमारा कंट्रोल्ड है, यानी थायरिस्टर लगा के यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक हमारा फायरिंग एंगल होगा, यानी कहाँ से हम लोग को कंट्रोल चाहिए, तो एक पॉइंट रहेगा यानी अल्फा। तो यहाँ से हम लोग को यानी अल्फा से लेकर के ये पाई तक ही चाहिए, तो यहाँ से इंटीग्रेशन हो जाएगा अल्फा से लेके पाई तक का, ठीक है। और जो हम लोग यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं वो यहाँ पे डाल देंगे Vm sin ओमेगा टी, और यहाँ पे फिर डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन आया V एवरेज का, सॉरी यहाँ पे अल्फा नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे आता है। देखिए ये हमारा कांस्टेंट है Vm को हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा Vm/2 पाई, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अल्फा पाई, और ये हमारा साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। अब देखिए आपको डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, तो साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो इधर का वैसे ही रहेगा Vm डिवाइडेड बाय 2 पाई, और इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा से लेके पाई तक, और इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे डी ओमेगा टी लिख दीजिए, ठीक है। एक्चुअली इसको इस तरह से लिखते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे। ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी का लिमिट यहाँ पे हो जाएगा अल्फा से लेकर के पाई तक। ये अल्फा है, यहाँ पे ये पाई है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इधर हमारा Vm/2 पाई, और यहाँ पे होगा डी ओमेगा टी, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट 2 टर्म में करेंगे, देखिए कैसे लिमिट पुट होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पेस बना लिया ऊपर का मिटा करके, तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये बाहर का जैसे था वैसे के वैसे ही रहेगा, Vm/2 पाई। उसके बाद यहाँ पे एक बार हम लोग ओमेगा टी की जगह पाई पुट करेंगे, ठीक है। अपर लिमिट सबसे पहले पुट होता है, ये अपर लिमिट है, तो सबसे पहले पाई पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए माइनस कॉस पाई, फिर देखिए बीच में माइनस होता है, ठीक है, ये रूल होता है इंटीग्रेशन का, ये आपको याद रखना।
फिर माइनस साइन था यहाँ पे तो माइनस लिखेंगे कॉस अल्फा, ठीक है, ये हमारा वैल्यू पुट हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये बाहर का जो था वैसे का वैसे ही रहेगा Vm 2 पाई, और यहाँ पे देखिए माइनस कॉस पाई का जो वैल्यू होगा, यहाँ पे जो वैल्यू है हमारा कॉस पाई, ठीक है, कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी माइनस और फिर हमारा माइनस, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माइनस था तो ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है, और इसको जब लिखना होगा हम लोग को तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका वैल्यू आ जाएगा Vm/2 पाई। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा इंटरचेंज करता हूँ, इसको सबसे पहले लिख रहा हूँ यानी कॉस अल्फा प्लस 1, ठीक है, तो ये हमारा जो वैल्यू आया ये आया कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का, ठीक है। अगर आपको डायोड का निकालना है तो डायोड का अगर आपको निकालना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे जो अल्फा का वैल्यू है, ये अल्फा है, इसको 0 मान लीजिए। अल्फा का मतलब यही है ना, एंगल यहाँ पे, ये एंगल यहाँ पे 45 लेके चले तो हमारे यहाँ पे अल्फा है, ठीक है, तो अगर एंगल अल्फा इक्वल टू 0 मान लेते हैं तो सिंपली हमारा ये क्या हो जाएगा, डायोड बन जाएगा, यानी हम लोग जो आउटपुट ले रहे हैं यहीं से ले रहे हैं, यानी ये पूरा पॉइंट ले रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो अगर आप यहाँ पे कॉस अल्फा की जगह 0 पुट कर दीजिएगा, यानी अल्फा 0, तो वो हम लोग को मिल जाएगा वैल्यू जो हमारा सिंपल जो डायोड आउटपुट देता है रेक्टिफाई करके, यानी यहाँ पे देखिए अल्फा इक्वल टू अगर 0 लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा Vm/2 पाई, और यहाँ पे कॉस 0 यानी कॉस 0 इक्वल टू 1, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ +1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं बच रहा है, लेकिन ट्राई करता हूँ लिखने के लिए, ये आ जाएगा हमारा, ये देखिए 2 हो जाएगा प्लस, यानी 2Vm डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो 2 से 2 कट जाएगा और ये बचेगा सिर्फ Vm/पाई, और ये हमारा सिंपल जो डायोड लगा के रेक्टिफिकेशन करते हैं उसका वैल्यू होता है एवरेज का, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो ऊपर वाला इक्वेशन है ये कंट्रोल का हो गया, और यहाँ पे अल्फा जो है एंगल है, कितना आप एंगल रखना चाहते हैं, और ये हमारा नीचे वाला जो वैल्यू आया ये हमारा सिंपल डायोड का हो गया। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। अब देखिए हम लोग RMS वैल्यू निकालते हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं RMS होता क्या है। RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। किसी भी टेक्स्ट बुक में जब आप RMS वैल्यू का डेफिनेशन पढ़िएगा तो वहाँ पे एक AC सर्किट को और एक DC सर्किट को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे AC सर्किट में क्या होता है, AC में आपको पता है कि जो हमारा करंट होता है ये हर एक टाइम के बाद यानी चेंज करते रहता है। कहने का मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा, इस पॉइंट पे कुछ वैल्यू होगा, इस पॉइंट पे कुछ वैल्यू, इस पॉइंट पे कुछ वैल्यू होगा। तो जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे V = I/R, ठीक है, अब मान लीजिए ये हमारा जो कर्व है ये करंट का है और एक और कर्व जो है इसमें वोल्टेज का है, ठीक है, मान लीजिए कुछ ये हमारा वोल्टेज का ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे हर एक पीरियड में यानी हर एक टाइम पे हमारा करंट का वैल्यू और वोल्टेज का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो इस फॉर्मूला पे क्या है, हम लोग इस V के जगह क्या पुट करेंगे और I के जगह क्या पुट करेंगे हम लोग को पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर एक सेकंड के बाद हमारा करंट का वैल्यू और वोल्टेज का वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन ऐसा डीसी में नहीं होता है। डीसी में क्या है, ये हमारा मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो हमारा डीसी जो होता है फिक्स होता है, ठीक है, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है ये हमेशा फिक्स है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे V = I/R की जगह V की जगह कुछ भी वैल्यू है, I की जगह कुछ भी वैल्यू वो पुट करते हैं। तो AC में हमारा इस प्रॉब्लम को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या एक वैल्यू रखते हैं जिसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर यानी RMS वैल्यू, ठीक है। और RMS वैल्यू हम लोग को एक एग्जैक्ट वैल्यू देता है जो कि DC वैल्यू के बराबर होता है। कहने का मतलब अगर मान लीजिए हमारा DC 10 वोल्ट है, ठीक है, तो AC के अंदर जो RMS वोल्टेज मिलेगा या फिर RMS वैल्यू मिलेगा वो भी हमारा 10 वोल्ट ही होगा, यानी AC और DC दोनों इक्वल हो जाता है जब हम लोग RMS वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, समझ में आया। इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। अब देखिए हम लोग रूट मीन स्क्वायर कैसे निकालेंगे कंट्रोल रेक्टिफायर का। मैं लिख रहा हूँ VRMS यानी RMS वोल्टेज। देखिए सबसे पहले जो आपने इक्वेशन बनाया था एवरेज वैल्यू को निकालने के लिए वो सीधा सीधा यहाँ पे लिख दीजिए, यानी 1/2 पाई इंटीग्रेशन अल्फा से लेके पाई तक, और यहाँ पे जो हमारा वैल्यू था Vm sin ओमेगा t इंटू डी ओमेगा टी, ठीक है, ये हमारा था इक्वेशन। अब इसको क्या कर रहे हैं रूट, तो सबसे पहले क्या कर दीजिए इसको रूट दे दीजिए, ठीक है, तो इस तरह से ये रूट हो जाएगा, ठीक है। मीन ऑलरेडी हो चुका है, मीन का मतलब एवरेज, ठीक है, एवरेज का इक्वेशन ये था।
अब इसको क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे वैल्यू, इसका पूरा क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। यानी ये स्क्वायर हो गया। इधर वाले को 1/2 पाई को तो हम लोग करेंगे नहीं क्योंकि वो तो साइकिल का है ना, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए हम लोग इस वैल्यू को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 पाई इंटीग्रेशन अल्फा से पाई, यहाँ पे हो जाएगा Vm का स्क्वायर, यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी, और इस रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख लेंगे यहाँ पे। तो यानी हमारा रूट ये जो आ रहा है ये खत्म हो जाएगा, यानी रूट की जगह हम लोग 1/2 वैल्यू लिख सकते हैं। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू हमारा जो है कांस्टेंट है, यानी Vm हमारा कांस्टेंट है, तो Vm को हम लोग बाहर निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, Vm स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई, उसके बाद जो अंदर का जैसा था वैसे ही कर रखेंगे, ठीक है। यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी, ठीक है। अब बाकी जो था पूरे पे रूट था, तो ये रूट का वैल्यू 1/2 लिख देंगे। तो यहां तक आपको समझ में आया। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 पाई इन 2, ठीक है। यानी अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा Vm स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन था वैसे का वैसे ही रहेगा। साइन स्क्वायर की जगह भी मैंने बताया, साइन स्क्वायर की जगह हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी इतना का वैल्यू हमारा ये होता है, ठीक है। अब देखिए बाकी जो था यहाँ पे डी ओमेगा टी ऐसे कैसे ही रहेगा, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, छोटा ब्रैकेट में, ठीक है। और इसके ऊपर पूरा का पूरा रूट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे ये जो 2 है हमारा, ये क्या कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर लेते हैं। तो ये हो जाएगा Vm स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन होगा अल्फा से पाई तक, और यहाँ पे जो वैल्यू था वो वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी, और पूरे के ऊपर हो जाएगा हमारा रूट, यानी 1/2। अब देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो ये डी ओमेगा टी है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटू कर रहे हैं, यानी ब्रैकेट तोड़ रहे हैं। तो एक बार इससे इंटू होगा और एक बार इससे इंटू होगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा हमारा वैल्यू, ये बाहर का वैसे ही रहेगा, Vm स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई, और यहाँ से हो जाएगा हमारा एक बार इंटीग्रेशन अल्फा से लेके पाई तक, और 1 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, डी ओमेगा टी माइनस फिर से इंटीग्रेशन देंगे अल्फा से पाई तक, और इसका वैल्यू आएगा कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी, ठीक है। और पूरे का हो जाएगा यहाँ पे रूट, यानी 1/2। अब देखिए अब हम लोग इसका और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो ये होगा, बाहर का वैल्यू कांस्टेंट है तो ये सेम रहेगा। यहाँ से देखिए इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ओमेगा टी, और इसका लिमिट हो जाएगा अल्फा से लेके पाई तक। उसके बाद माइनस साइन था तो माइनस देंगे, उसके बाद इसका भी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, कॉस का क्या होता है, साइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे 2 है तो ये नीचे आ जाएगा 2, और इसका जो लिमिट होगा ये अल्फा से पाई हो जाएगा, और बाकी का पूरा यहाँ से 1/2 हो जाएगा। अब देखिए अब मैं इसको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। देखिए अभी जो इक्वेशन था उस पेज पे, वही पेज मैंने यहाँ पे लिखा है, वही इक्वेशन है हमारा। अब देखिए ये जो हमारा रूट है, ये रूट क्या है, पूरे में है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक रूट ही है हमारा पूरा का पूरा। तो इसका वैल्यू देखिए, इसको जब हम लोग, ये स्क्वायर है तो इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Vm हो जाएगा, और ये 4 के जगह इसको बाहर निकालेंगे रूट से, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बचेगा क्या, ये बच जाएगा, पाई था यहाँ पे तो 1/पाई रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है।
और यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक बार पाई यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसके बाद माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 बार पुट करेंगे साइन 2 पाई माइनस साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये होगा वैल्यू हमारा। इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ मैं, और इसके अंदर ये हो जाएगा पाई बाई 2, यानी रूट हमारा अब इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक है। ठीक है, यानी ये बाहर आ गया। अब देखिए, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू देखिए, ये है साइन 2 पाई, तो साइन 2 पाई इक्वल टू होता है 0। ठीक है, कैल्सियम में जब आप डालिएगा तो साइन 2 पाई इक्वल टू 0 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा Vm डिवाइडेड बाई 2 1 बाय पाई, ये जैसे था वैसे ही रहेगा। यहाँ पे मैं स्मॉल ब्रैकेट देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पाई माइनस अल्फा माइनस, ये तो पूरा 0 हो गया, यानी यहाँ पे बचेगा सिर्फ माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2, और इसके ऊपर हो जाएगा रूट यानी 1 बाय 2। अब देखिए, अब ये वाला जो वैल्यू है नहीं 1 बाय पाई है, ये रूट के अंदर है, तो इसको बाहर लाएंगे तो हमारा वैल्यू क्या होगा। इसको मैं थोड़ा सा, ये आ जाएगा हमारा Vm बाई 2, पाई को बाहर निकाल रहे रूट से, तो ये बाहर में रूट पाई हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा हमारा पाई माइनस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा बाय 2। तो ये जो वैल्यू आया ये हमारा है VRMS, और ये किसका है, तो कंट्रोल हाफ वेव रेक्टिफायर का। और आपको पता है सिंपल डायोड का जो हम लोग RMS वैल्यू निकालेंगे यानी VRMS होता है सिंपल डायोड का, तो ये होता है Vm बाय 2। ठीक है, यानी अगर आप यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 0 रख दीजिएगा तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। ये पहला मेरा वीडियो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, तो आगे मैं सोच रहा हूँ नहीं बताने के लिए इस वीडियो में, क्योंकि अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो फिर फालतू का ऐसे ही हो जाएगा। तो अगर आपको पसंद आया होगा ये वीडियो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसके आगे बता दूंगा और भी जो भी है। तो फर्स्ट टाइम मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। इस टॉपिक से एक चीज़ छूट गया है जो कि ग्राफ था, लास्ट में मैंने ग्राफ नहीं बताया, तो इस ग्राफ को भी थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से हम लोग इनपुट दे रहे हैं, एक्चुअली मैंने बताया था स्टार्टिंग में, लेकिन वो ऐसे ही रफ बताया था, तो थोड़ा अभी यहाँ से समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि ग्राफ समझना बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे। ये मान लीजिए हमारा इनपुट वोल्टेज है, और ये हमारा कुछ इस तरह से साइनोसोडियल वेवफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ अच्छे से बना नहीं पाऊंगा, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा मान लीजिए कुछ इस तरह से एक साइनोसोडियल वोल्टेज है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फायरिंग एंगल लगा रहे हैं इसमें, यानी फायरिंग एंगल सेट कर रहे हैं थायरिस्टर पे, यानी जहाँ से हमारा कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो फायरिंग एंगल है यानी अल्फा जो है ये है 45 डिग्री। ठीक है, यानी 45 डिग्री के बाद ही हम लोग को आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग सीधे सीधे लाइन ड्रॉ करते हैं। अब बुक में देखिएगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक में यहाँ पे अच्छे से दिया होगा कुछ इस तरह से। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बस गाइडलाइन दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ से यानी इस पॉइंट से हम लोग को वोल्टेज मिलेगा, तो ये मिलेगा हम लोग को सिर्फ, यहाँ से एक और लाइन में ड्रॉ करता हूँ, ये सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन आएगा यहाँ से, ये मिलेगा सिर्फ हम लोग को ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब ये हाफ वेव है, तो हाफ वेव है तो यानी ये रिवर्स बाइस हो गया इतना दूर, तो ये वाला पोर्शन हम लोग को नहीं मिलेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो ये हमारा सीधे सीधे ड्रॉप हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं मिला हम लोग को आउटपुट में। अब देखिए फिर से 45 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ से फिर से ये हमारा कंडक्ट करेगा 45 डिग्री से। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से फिर से अगेन मिलेगा यहाँ से आउटपुट। ठीक है, कुछ इस तरह से ये हमारा आउटपुट हो गया, यानी ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और ये वाला फिर से ब्लैंक हो जाएगा। तो इस तरह से आगे भी इसी तरह से रिपीट करेगा ये अपने आप को। तो ये हाफ वेव का था, इसलिए हमारा ये हाफ वेव मिल रहा है रेक्टिफाइड, और ये कंट्रोल्ड है हमारा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि इसके अक्रॉस, थायरिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, तो इसको देखिए कैसे निकालते हैं। तो ये तीसरा एक्सिस मान लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस थायरिस्टर। ठीक है, तो इसके अक्रॉस क्या होगा हमारा,
यानी ये वाला जो पॉइंट है सबसे पहला होगा, यानी इतना दूर, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये जो वोल्टेज ड्रॉप है, यही वोल्टेज ड्रॉप है हमारा थायरिस्टर के क्रॉस, यानी ये वोल्टेज हम लोग को आउटपुट में नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर ये सामने वाला पूरा वोल्टेज ड्रॉप ही एक तरह से समझिए, यहाँ से यहाँ पॉइंट हम लोग को मिल ही नहीं रहा है, तो ये वाला कर्व होगा एक, ये पूरा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे भी देखिए ये वाला पॉइंट है, तो इसको मिलाएंगे यहाँ पे ला करके, तो ये वाला भी जो है हमारा एक तरह से वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वी ड्रॉप अक्रॉस थायरिस्टर, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, और भी जितने इंपॉर्टेंट हैं इसमें जो इक्वेशन है या फिर डेरिवेशन है, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये सब समझ में नहीं आता है, वेव फॉर्म देखना नहीं आता है, प्लस डेरिवेशन कैसे निकालते हैं ये समझ में नहीं आता है। तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ बताइएगा मुझे, उसके बाद फिर मैं आगे मैं बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।